गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, ईरान के द्वारा ये बोला गया है कि अगर इसराइल की तरफ से अगर एग्रेशन रुकता है ना, तो यहाँ पर ईरान डिप्लोमेसी यहाँ पे कंसिडर कर सकता है। दरअसल में जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने बहुत सारे देशों के मिनिस्टर्स के साथ बातचीत करी, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन और बहुत सारे देशों के साथ उन्होंने बातचीत करी। एंड बातचीत कर उन्होंने यही सबको बोला कि अगर इसराइल की तरफ से ये जो इतना ज़्यादा एग्रेशन चल रहा है ना, अगर इसराइल इसको रोके, प्लस एट द सेम टाइम इसराइल के जो एग्रेशन है उसके लिए उसको यहाँ पे सज़ा भी मिले, उसको अकाउंटेबल यहाँ पे ठहराया जाए, उस केस में ईरान यहाँ पर डिप्लोमेसी का रास्ता अपना सकता है। अब आप लोग जानते होंगे कि भारत के बहुत सारे लोग भी इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हैं। तो ईरान में अभी तक क्या था ना, ईरान में जो आपका एयरपोर्ट्स थे, वो यहाँ पर इजरायली स्ट्राइक्स के बीच में उनको एयर स्पेस को रोका गया था, दैट वाज क्लोज फॉर सम टाइम। अब बट बहुत सारे इंडियंस को इवैक्यूएट करना है वहां से, तो दैट इज वाई ईरान ने अपनी एयर स्पेस को यहाँ पे ओपन किया है एज अ गुड जेस्टर टुवर्ड्स द इवैक्यूएशन फॉर इंडियन सिटीजन्स। अब डेफिनेटली जो यहाँ पे इस मिशन को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उन्होंने भारत के प्रति डेफिनेटली अपने रिगार्ड्स दिखाए हैं, बट साथ ही साथ उन्होंने भारत को ये भी बोला है कि इंडिया को ये चाहिए कि ईरान को, सॉरी, इसराइल को कंडेम किया जाए। कंडेम किस चीज़ के लिए? जो उनकी अग्रेशन जो उनके द्वारा दिखाया जा रहा है। ईरान की तरफ से जो मिशन के हेड हैं और डिप्टी हेड जो हैं, उन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि क्योंकि इसराइल इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहा है, उससे बहुत सारे देश इम्पैक्ट हो रहे हैं, तो दुनिया के देशों को यहाँ पर एक तरह से प्रेशर डालना चाहिए इसराइल को ऊपर, ताकि इसराइल अपने इन अटैक्स को यहाँ पे रोक पाए। दोस्तों, डेट है आज की 21 जून 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। दोस्तों, अगर हम बात करें ना अपने 21 जून की, तो 21 जून बहुत इंपॉर्टेंट दिन इसलिए बन जाता है क्योंकि आज है इंटरनेशनल योग डे, राइट। आप योग के बारे में जानते होंगे। योग का मतलब होता है जोड़ना, यूनाइट करना, आपके बॉडी को, आपके माइंड को और आपके सोल को यहाँ पर ये यूनाइट करता है, आपका जो योग होता है। अब ये जो यूनिफिकेशन है ना, इसी वजह से पता क्या होता है कि योग करने से आपका ना सिर्फ फिजिकल फिटनेस बल्कि आपका मेंटल एंड इमोशनल फिटनेस भी अपने आप में काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। क्योंकि योग के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, आप नोटिस करते हो, आप आसन्स की बात करते हो, प्राणायाम हो गया, ध्यान मुद्रा हो गया, आपका शवासन के माध्यम से आपका रिलैक्सेशन होता है, राइट। एंड इवन आपके जैसे आप ओम वगैरह चैंट करते हो ना इसके माध्यम से, तो वो चैंटिंग से भी आपका जो माइंड है काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड आपको देखने को मिल जाता है। तो आप तो सब लोग स्टूडेंट्स हो, बट अगर आप नहीं भी हो स्टूडेंट्स, मैं इन जनरल आपको यही एडवाइस करूंगा कि अगर आप योग को अपने दिनचर्या का कुछ छोटा सा हिस्सा भी अगर आप बनाते हैं ना, तो लंबे टाइम के अंदर आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपके फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल फिटनेस के माध्यम से आई एम वेरी श्योर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये तो दोस्तों बात होगी योग की, बट 21 जून की इंपॉर्टेंस और भी एक चीज़ है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ कि ज्योग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में 21 जून की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो ये आप कमेंट्स में बताइएगा। चलिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्रतिज्ञा दिवस के जो ऑफर्स थे उनको 2 दिन और एक्सटेंड किया जा रहा है फॉर 21 एंड 22 जून, राइट। तो इसमें आप नोटिस कर पाओगे कि PD 1000 कूपन कोड इस्तेमाल करके आप लोग हमारे यूपीएससी कोर्सेज को बहुत ही अफोर्डेबल दाम के अंदर यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपका 1 ईयर कोर्स है प्रहार एंड टाइटन, उसके अलावा 2 ईयर कोर्स आपको संकल्प एंड पिनिकल देखने को मिल जाएंगे। एंड सिमिलरली अगर आप अपने कॉलेज के साथ यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो 2028 के लिए आपको ये प्रारंभ का कोर्स भी देखने को मिल जाएगा। इन सभी कोर्सेज के जो लिंक्स हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, तो वहां पर जाकर आप इनके अंदर एनरोल कर सकते हैं। पहला टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है वो है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के बारे में। थोड़ा सा इसको समझेंगे कि आखिर ये वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन रिलीज करता है एंड क्या इस बार की रिपोर्ट में कहा गया है। देखो, एक ना आपको एक यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट एक बॉडी देखने को मिलती है। हो सकता है आपको यूएन सीटेड इसका नाम देखने को मिले, या फिर इवन इसको आप यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के नाम से भी जानते हैं। दरअसल में ना इसका नाम चेंज हुआ है एंड अभी जो नया नाम है दैट इज यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो इसके द्वारा यहाँ पर ये रिपोर्ट रिलीज करी जाती है, दैट इज वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। अब जैसा नाम में ही वर्ड है इन्वेस्टमेंट, तो कहीं ना कहीं ये बात करता है हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की रिगार्डिंग, किस तरह से दुनिया भर में एफडीआई के आंकड़े बदले, कौन से देश में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आया, वो सारी बातें यहाँ पर ये बताता है। अब इस रिपोर्ट ने क्या बताया है हमें 2023 और 2024 में किस तरह से एफडीआई चेंजेस आए हैं
उसके रिगार्डिंग ये पूरी पूरी आपको रिपोर्ट देखने को मिल जाएगी। जैसे अगर हम बात करें ना, तो यूएस से सबसे टॉप के ऊपर आपको देखने को मिलेगा, जहां पर सबसे ज़्यादा आपको एफडीआई देखने को मिलता है। उसी तरह से आप सिंगापुर की बात कर लीजिए, हांगकांग, चाइना हो गया, राइट। तो इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया 15वें रैंक के ऊपर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। 2023 की रैंकिंग में हमारा रैंक था 16th, अब थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है, अब हम 15th हो चुके हैं। हालांकि जो एफडीआई हमें मिला है ना, वो सेम ही रहा है। 2023 में भी $28 बिलियन था, 2024 में भी आपको $28 बिलियन ही देखने को मिलेगा। ये रिपोर्ट के अंदर ना काफी सारे चैलेंजेस हाईलाइट किए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें दुनिया की अर्थव्यवस्था की, तो जियो पोलिटिकल टेंशन, जैसे आपका यूक्रेन हो गया, मिडल ईस्ट हो गया, बहुत सारे कंसर्न्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। उस वजह से एफडीआई थोड़ा सा हमें इम्पैक्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। यूएस की पॉलिसी का भी कुछ खास पता नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप क्या कर दें क्या ना कर दें, वो भी अपने आप में एक कंसर्न है। इसके अलावा दुनिया भर में डेट बढ़ता जा रहा है, जीडीपी ग्रोथ कोई खास नहीं है ना। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में चेंजेस काफी स्ट्रक्चरली आ रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं इंस्टेबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। अगर हम बात करें ना एफडीआई की, तो ग्लोबल एफडीआई 2024 में 11% यहाँ पर नीचे गिरा है, और ये नीचे गिरने का दूसरा लगातार आपको साल देखने को मिल रहा है। 2025 में भी ना कुछ खास ऐसे हमें ज़्यादा उम्मीदें हैं नहीं, और इसीलिए है नहीं क्योंकि दुनिया भर में पॉलिसीज़ क्या होंगी, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी फिर भी अगर हम बात करें, यूएसए अभी भी टॉप एफडीआई डेस्टिनेशन है, जिसको $279 बिलियन हमें देखने को मिला इनफ्लो इन 2024। इनफैक्ट ना ये जो नंबर था, ये 2023 से भी ज़्यादा देखने को मिला, क्योंकि 2023 में ये नंबर लगभग $233 बिलियन था। तो यहाँ पर तो भाई एफडीआई बड़ा ही है। बाकी अगर हम बात करें एशिया की, डेवलपिंग एशियन कंट्रीज़ की, तो वहाँ पर एफडीआई 3% से कम हुआ है। जैसे चाइना के अंदर 29% की हमें कमी देखने को मिली है। उसके अलावा आसियान कंट्रीज़ की बात करें, यहाँ पर बढ़िया हुआ है। देखो डेवलपिंग एशिया में गिरावट है, पर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में यहाँ पे 10% का इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा। नॉर्थ अमेरिका में 23% यहाँ पे हुआ है। बाकी अफ्रीका में भी 75% का बहुत बड़ा एक राइज हुआ है, उनको $97 बिलियन का एफडीआई मिला है। यूरोप में क्या हुआ है, यूरोप हैज फेस्ड अ वेरी वेरी शार्प डिक्लाइन। यहाँ पर एक बहुत कंसर्निंग मुद्दा है यूरोप के अंदर कि यहाँ पर इन्फ्लोस कम हुए हैं। ठीक है, बाकी जो 10 डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उन्होंने ही 75% टोटल एफडीआई इन्फ्लोस इस ग्रुप में यहाँ पे पाए हैं। तो काफ़ी हाई कंसंट्रेशन इन कंट्रीज की यहाँ देखने को मिल जाएगी। बाकी डिजिटल इकोनॉमी जो सेक्टर है ना, उसने अपने आप में काफ़ी बहुत बड़ी ग्रोथ देखने को मिली है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी जो टेक फर्म्स हैं, वही कंट्रीब्यूट करती हैं 20% ऑफ द रेवेन्यूज ऑफ द टॉप 100 मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस। तो क्लियरली हम ये देख पाते हैं कि डिजिटल कंपनीज का या टेक्नोलॉजी फर्म्स का आज के समय के ऊपर बहुत बड़ा दबदबा है। साथ ही साथ जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के सेक्टर्स हैं, जैसे एनवायरनमेंट हो गया, हेल्थ हो गया, पॉवर्टी वगैरह हो गया, इन पर्टिकुलर सेक्टर्स ने इन्वेस्टमेंट कम हुई है बाय 25 से 33% इन द डेवलपिंग कंट्रीज। क्लियर है। और बाकी भारत की बात करें, मैंने आपको बता ही दिया, भारत का एफडीआई नंबर सेम रहे हैं, प्लस भारत का रैंकिंग एक पायदान ऊपर गई है, अब 15वें नंबर पे है। और ग्लोबल एफडीआई डिक्लाइन हुआ है 11% से, पर भारत में नंबर्स सेम ही देखने को मिल जाएंगे। तो कौन ये रिलीज करता है, ये है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में एफडीआई के आंकड़े आपको मिल जाते हैं, और इसमें पता लगता है कि एफडीआई कैसे कैसे चेंज हुआ, क्या रैंकिंग है, प्लस एट द सेम टाइम हर चीज़ का इन डेप्थ एनालिसिस एंड कैसे आने वाले समय के अंदर हम और बेहतर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। अब जैसा मैं आपको कह भी रहा था, इसका नाम क्या है, यूएनसीटेड, या इसका नया नाम है यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, जिसको 1964 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था बाय द यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसको यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया था। यूएन सेक्रेटरीट का पार्ट की तरह यहाँ पे फंक्शन करता है, एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप का ही आपको पार्ट देखने को मिल जाएगा। बाकी इसके हेडक्वार्टर्स जो हैं वो जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे, राइट। और ये रिपोर्ट किसको करता है, यूएनजीए को, एंड आपका जो इकोसॉक है, ठीक है ना, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इनको यहाँ पर ये रिपोर्ट करता है, और कोशिश करता है कि कंट्रीज को दुनिया भर की अर्थव्यवस्था के अंदर इंटीग्रेट किया जाए थ्रू ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी। तो दीज वर सम ऑफ द थिंग्स जो हमें यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में पता होनी चाहिए। बाकी रिपोर्ट्स इसकी बहुत सारी आती हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आपकी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट ही है, जो हमने यहाँ पे डिस्कस करी। इसके अलावा इसकी एक ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट भी है, ये भी काफ़ी पॉपुलर है। बाकी अदरवाइज इफ़ यू वांट टू गो थ्रू दिस नेम्स, आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो, पर बाकी रिपोर्ट्स इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देखने को मिलती। बट वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अगले टॉपिक पे दोस्तों आते हैं, फास्टैग एनुअल पास के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। आई एम वेरी श्योर आप लोगों ने फास्टैग एनुअल पास का
पूरा सुन लिया होगा, बट थोड़ा सा मैं आपको ना और डिटेल्स में इसके बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि उसकी डिटेल्स जो हैं वो अब हमारे सामने कम्प्लीटली आ चुकी हैं। बेसिकली आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है ना, उन्होंने यहाँ पर एक एनुअल पास यहाँ पे जारी किया है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग ना अपने व्हीकल्स जब ड्राइव करते हो, तो गाड़ियां जब आप ड्राइव करते हो तो फास्टैग टोल जो आता है, तो वहां पर फास्टैग के माध्यम से आपका टोल कट जाता है। तो बहुत सारे कई बार हमें ट्रिप्स लेने पड़ते हैं, तो बहुत सारा पैसा कट जाता है। अब इसी चीज का सोल्यूशन जो यहाँ पे लाया गया है ना, वो है आपका साल भर का आपको पास बन जाएगा, एनुअल पास। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें आप एक साल के अंदर 200 ट्रिप्स आप यहाँ पे कर पाएंगे। कहने का मतलब क्या है कि एक साल का उसकी वैलिडिटी रहेगी, और उसमें आप 200 ट्रिप्स पे कर पाएंगे बाय पेइंग एन अमाउंट ऑफ ₹3000। ठीक है, 3000 रुपया देके आप इस तरह से ये चीज़ कर पाएंगे। अब पॉइंट ये आता है दिमाग में कि सर अगर मान लीजिए एक साल कंप्लीट हो गया और मैंने मान लीजिए केवल 100 ट्रिप्स ही करे हैं, तो बाकी 100 ट्रिप्स क्या अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे? आंसर इज नो। 100 ट्रिप्स हैं तो आपके साल खत्म। ठीक है। और अगर मान लीजिए सर 6 महीने के अंदर ही मैंने 200 ट्रिप्स ले लिए, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपको फिर हर एक ट्रिप के लिए अलग से पेमेंट करनी पड़ेगी। ये जो पहले हो जाएगा ना, उसके लिए वैलिड है, चाहे 12 महीने पहले कंप्लीट हो जाए या फिर 200 टोल प्लाजा ट्रांजैक्शन पहले कंप्लीट हो जाए। जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएंगे, आपका ये वाला एनुअल पास वहां पे खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो जो भी आपके नेशनल हाईवेज हैं, नेशनल एक्सप्रेसवेज हैं, जो बेसिकली आपके नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे मैनेज किए जाते हैं, उन सब के ऊपर यहाँ पे आपका एप्लीकेबल होगा। ठीक है। ये मत सोचना कि स्टेट हाईवेज के ऊपर एप्लीकेबल होगा, नो। आपके जो नेशनल हाईवेज हैं उनके ऊपर ही आपको ये एप्लीकेबल देखने को मिल जाएगा। ठीक है। अलग से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फास्टैग होगा, तो उसी के साथ आप यहाँ पे लिंक करके ये सारी चीजें कर पाएंगे। इनफैक्ट ना एक ऐप है, राजमार्ग यात्रा ऐप, ठीक है ना, उसके माध्यम से आप ये सारी चीजें कर पाएंगे, या फिर NHAI की वेबसाइट के माध्यम से भी आप ये कर पाएंगे। ठीक है। तो साल भर का यहाँ पर ये इस तरह से आपको एक एनुअल पास देखने को मिल जाएगा। कब से स्टार्ट हो रहा है? ये स्टार्ट होगा आपका 15 अगस्त 2025 से। ठीक है ना। तो सारे नेशनल हाईवेज जो फास्टैग एनेबल्ड टोल प्लाजाज हैं उनके ऊपर ही एप्लीकेबल होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में ये रखनी है कि ये केवल और केवल प्राइवेट नॉन कमर्शियल व्हीकल्स के लिए है, मतलब आपकी जैसे गाड़ियां, जीप, वैन, उन सब के लिए हो गया। अगर कोई कमर्शियल व्हीकल है ना, उनके लिए यहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं है। अब दिमाग में आएगा कि सर ये क्या रीजन है इसके पीछे का, क्यों लाया जा रहा है इस तरह का एनुअल पास? देखो इसके कुछ मैं आपको कारण बताता हूँ। जैसे एक पता क्या होता है, कुछ लोग ना रेगुलरली ट्रैवल करते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मेरा एक फ्रेंड है, तो वो मेरठ से काफ़ी फ्रीक्वेंटली दिल्ली उसको आना होता है। ठीक है ना। तो मेरठ से दिल्ली आते समय जो आपके रास्ते में एक्सप्रेसवे है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, तो उसके ऊपर उसको टोल पे करना पड़ता है। अब वो रोज़ सुबह आता है, शाम को जाता है, तो उसके बहुत सारा पैसा इसी में खर्च हो जाता है। तो अगर उसका एनुअल पास होगा तो वो साल भर में इस तरह से 200 ट्रिप्स कर पाएगा, केवल 3000 रुपया पे करके। तो उसका ठीक ठाक यहाँ पे पैसा बच पाएगा। तो जो आपके रेगुलर कम्यूटर्स होते हैं ना, उनको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकता है। प्लस इससे भी वेटिंग टाइम या टोल की और जो समस्याएं होती हैं वो एक तरह से रुकेंगी। आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरह से बेहतर हो पाएगा। ये सारे बेनिफिट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो बाकी आपके जो स्टेट हाईवेज हैं, लोकल टोल्स हैं, उनके ऊपर वैसे ही चार्जेस लगेंगे जैसे पहले लगते थे। ये केवल और केवल नेशनल हाईवेज और नेशनल एक्सप्रेसवेज के लिए आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ चेंजेस करे गए हैं। देखो कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि सरकार की यहाँ पे ना इकट्ठा ही काफी सारा पैसा उनके पास आ जाए, उसका भी एक टेक्निक है। सरकार एक रेवेन्यू जनरेशन के लिए भी पैसे को यहाँ पे ले सकती है, ऐसा काफी एक्सपर्ट्स का मानना है। बाकी सरकार ने स्टेटेड गोल नहीं बताया अपना, पर काफी सारे लोगों का ऐसे मानना है कि सरकार के पास 3-3 हज़ार रुपया इस तरह से इकट्ठा हो जाएगा, तो रेवेन्यू भी अच्छा खासा सरकार के पास स्टार्टिंग में ही आ जाएगा। बट एनीवेज उसमें हम नहीं जाएंगे। बाकी आप लोग फास्टैग जानते ही होंगे। फास्टैग एक आपका कंटेक्टलेस इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम है, जो RFID, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, ताकि जब आपका व्हीकल चल भी रहा हो तो उस टाइम ऑटोमेटिकली टोल पेमेंट को यहाँ पे एनेबल किया जा पाए। ठीक है ना। तो एक पैसिव RFID टैग आपको देखने को मिल जाएगा, जो आपकी व्हीकल की विंड स्क्रीन के ऊपर आपको देखने को मिल जाता है। क्लियर? तो ये है आपका फास्टैग का एनुअल पास। नेक्स्ट आते हैं, बिहार टू अडॉप्ट ई वोटिंग सिस्टम फॉर अर्बन पोल्स। ये अपने आप में बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखो कभी आपने मोबाइल फ़ोन से वोट डाला है? शायद नहीं। शायद क्या नहीं, मतलब नहीं डाला आप लोगों ने, है ना। पर बिहार पहला ऐसा स्टेट बनने जा रहा है जो मोबाइल बेस्ड ई वोटिंग सिस्टम को अडॉप्ट करने जा रहा है फॉर द अर्बन पोल्स। ऐसा नहीं है कि आपकी असेंबली पोल्स के लिए है, ये जो आपके अर्बन पोल्स होते हैं ना, जो 28 जून को होंगे,
उसमें आप ऐसा कर सकते हो। दुनिया में ना एस्टोनिया ऐसी एकमात्र कंट्री है जहां पर पूरे देश भर में मोबाइल से वोटिंग करी जा सकती है। तो बिहार भी पहला स्टेट यहाँ पे बनना जा रहा है जो अर्बन पोल्स के लिए इसका इस्तेमाल करेगा। अब पॉइंट ये आता है कि सर ऐसा कैसे कर पाएंगे, मोबाइल से वोटिंग हो जाएगी? हाँ जी बिल्कुल। एक्चुअली पता क्या है, जो वहां का, पहली बात तो आप लोग ये जानते होंगे ना कि जैसे अगर हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, ईसीआई, जो ईसीआई है आर्टिकल आप जानते होंगे 324, उसके माध्यम से पता क्या करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आपके जो लोकसभा वगैरह के चुनाव होते हैं, इनमें आपके जो असेंबलीज के चुनाव होते हैं वो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करवाता है। पर आपके जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होते हैं ना, उनके पास जिम्मेदारी होती है आपके लोकल इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने की। तो दरअसल में बिहार के स्टेट इलेक्शन कमीशन ने ये जिम्मेदारी ली है कि मोबाइल के माध्यम से ये वोटिंग करवाएंगे। अब कैसे करवाएंगे, यहाँ पर ई वोटिंग एसईसी बिहार, ये डेवलप किया गया है बाय द सीडेक, और एक और ऐप डेवलप करी गई है बाय द बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब इसमें क्या होगा, इसमें फीचर्स होंगे, इसमें डिजिटल सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाएगा, एक ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म बनाया गया है, लाइव डिटेक्ट कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने मोबाइल से वोट करना चाह रहे हो, तो पहले आपको अपनी फोटो वहां पे कैप्चर करनी होगी, तो फेस मैचिंग हो जाएगी आपकी कि हाँ यार वही बंदा है जो बाकी में वोट डालने वाला, वही पर्सन है जो जिसकी वोट बनी हुई है। तो लाइव आपका फेस स्कैन हो जाएगा, फेस कंपैरिजन हो जाएगा। अगर कोई गलत पर्सन या ऐसा पर्सन जो रजिस्टर्ड नहीं है, अगर वो वोट डालने की कोशिश करेगा तो वो इनवैलिड हो जाएगा। तो हमें पता लग जाएगा कि सही बंदा सामने बैठा हुआ है। तो उसके माध्यम से फिर आप ऑनलाइन अपना वोट डाल दोगे। अब पॉइंट ये आएगा कि सर आज ऑलरेडी ईवीएम के ऊपर इतने क्वेश्चन मार्क उठते हैं कि सर मैंने वोट इसको डाला तो वोट बीजेपी को कैसे चला गया, है ना? ये डाउट्स आते रहते हैं लोगों के दिमाग के अंदर, अक्सर न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं कि बटन कोई भी दबाओ, हो सकता है वोट एक ही पार्टी को जाए। तो उसको कैसे पता लगेंगे? देखो, ईसीआई ने भी इस तरह से वीवीपैट का सिस्टम निकाला है। आप लोग जानते होंगे कि जब आप वोट डालते हो तो एक पर्ची निकलती है, वो एक डब्बे में वहां पे गिरती रहती है। अगर आपने वोट डाला है तो आपने ये बात नोटिस करी होगी, आपके सामने 7 सेकंड के लिए वो डिस्प्ले भी करता है कि आपका वोट किसको गया है ना? तो सेम चीज ऑनलाइन के अंदर भी हमने कर दी है, वो है आपका ऑडिट ट्रेल। जैसा आपका ईवीएम में वीवीपैट का फीचर होता है ना, उसके जैसा ही सिमिलर फीचर आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आप वोट डालोगे ना, बटन दबाओ, मतलब अपने फोन के थ्रू दबाओगे ना, तो उसके माध्यम से आपको दिख जाएगा उसके बाद कि आपका वोट किस पार्टी को या किस पर्टिकुलर कैंडिडेट नंबर को यहाँ पर गया हुआ है। तो कोई धांधली होने का यहाँ पे स्कोप एज सच नहीं दिख रहा, ठीक है ना? तो इससे फायदा क्या होगा सर ये ऑनलाइन वोटिंग से? देखो, ऑनलाइन वोटिंग से एक चीज तो सबसे पहली बात ये हो जाएगी कि कुछ लोग लेट से पोलिंग बूथ नहीं जा पाते, तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने घर से अपने राइट टू वोट का आप अपने इस्तेमाल करो। बाकी देखो, बिहार के भी बहुत सारे लोग होंगे जो कहीं ना कहीं दूसरे स्टेट्स में काम कर रहे होंगे, आपके जो माइग्रेंट लेबरर्स होते हैं, ठीक है ना, आपके जो माइग्रेंट वोटर्स हो गया, दिव्यांग वोटर्स हो गया जिनको शायद पोल बूथ जाने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, या प्रेग्नेंट फीमेल वोटर्स हो गया, एल्डरली सीनियर सिटीजन हो गया, जो काफी बीमार हैं, ऐसे लोग हो गया कि यार आज बीमार हैं, आज वोटिंग देने कैसे जाएं, तो उनके लिए यहाँ पर फायदा हो सकता है कि अपने वो वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे आपका वोटर टर्नआउट बढ़ेगा एंड इलेक्शन और इंक्लूसिव बनेंगे। बाकी देखो, पता लगेगा आने वाले समय के अंदर कि बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या ढंग से करवा पाता है इसको या नहीं करवा पाता, एंड अगर करवा पाता है तो क्या आगे जाके हम इसको देश भर में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसका भी हमें एक आइडिया यहाँ पे मिलता हुआ देखने को मिल सकता है। राइट। अगले टॉपिक पे दोस्तों आते हैं, दैट इज भारतीय अंतरिक्ष हैकाथॉन 2025। अब हो क्या रहा है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के द्वारा एक नेशन वाइड इनोवेशन चैलेंज यहाँ पे किया जा रहा है, दैट इज भारतीय अंतरिक्ष हैकाथॉन। बेसिकली आपके जो अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या पीएचडी स्टूडेंट्स है ना, उनको बोला जा रहा है कि हमारे पास ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इसरो को बहुत सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फेस करती हुई देखने को मिलती हैं। अब क्यों ना हम एक काम करें, हमारे अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी स्टूडेंट्स को बोलें कि यार आओ, आप लोगों में बहुत ज़्यादा इनोवेशन है, आप लोगों में बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है, तो क्यों ना आप आके हमारे जो स्पेस मिशन के अलग अलग चैलेंजेस हैं उनके अंदर आके कॉन्ट्रीब्यूट करो। तो इस तरह से टोटल 14 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स यहाँ पे आइडेंटिफाई करी गई हैं रिगार्डिंग स्पेस एप्लीकेशन, डेटा, सिस्टम एंड हार्डवेयर। एंड इस तरह से आपके जो अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी स्टूडेंट्स हैं वो आएंगे साथ में एंड पार्टिसिपेट करके अपने इनोवेशन को यहाँ पे सामने दिखाएंगे एंड वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा कि वर्किंग प्रोफेशनल्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, एंड साथ ही साथ जो 14 प्रॉब्लम्स है ना, उनमें से कोई एक चैलेंज को यहाँ पे उनको सिलेक्ट करना होगा पार्टिसिपेंट्स को, और उसका एक बहुत ही इनोवेटिव सा सोल्यूशन यहाँ पे प्रेजेंट करना होगा। तो इस तरह से भारतीय अंतरिक्ष हैकाथॉन 2025 यहाँ पे कंडक्ट करवाई जा रही है, जहाँ पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट पर फोकस करते हुए उसके सोल्यूशन यहाँ पे हमें निकालने होंगे। तो ये है भारतीय अंतरिक्ष हैकाथॉन, जिसको इसरो यहाँ पे लॉन्च किया है इन पार्टनरशिप विद द हैक2स्किल एज द इनोवेशन पार्टनर। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है
डिसाइफरिंग इंडस वैली स्क्रिप्ट। देखो समय समय के ऊपर ना इंडस वैली की चर्चा होती ही रहती है। अब आप सब लोग जानते होंगे कि यार जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसको 1924 के अंदर बाय सर जॉन मार्शल यहाँ पे डिस्कवर किया था, और दुनिया की इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट, ठीक है, ओल्डेस्ट नहीं मैं बोल रहा, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट अर्बन सिविलाइजेशन, ठीक है। पर 100 साल से भी ज्यादा समय हो चुका है, अभी तक ये समझ नहीं आया कि आखिर ये इसकी जो लैंग्वेज है या सॉरी इसकी जो स्क्रिप्ट है आखिर वो कहती क्या है, राइट। एंड काफ़ी सारी चीज़ें करी भी जा रही हैं, और इसका रीज़न यही है कि इसको डिसाइफर करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एक तो बहुत सारे आपको सिम्बल्स देखने को मिल जाते हैं। अब सिम्बल्स का क्या मतलब है क्या नहीं है एग्जैक्टली हमें पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं है। ये पिक्टोग्राम बेस्ड आपकी राइटिंग है, जहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि यहाँ पर आपके जो स्क्रिप्ट है ना वो है लोगो सिलेबिक, यानी कि हो सकता है कि लोगोस जो आपके सिंबल्स हैं एंड आपके जो साउंड्स वगैरह हैं उनको हो सकता है रिप्रेजेंट करते हो। वी डोंट हैव द कंप्लीट क्लैरिटी। एंड इनफैक्ट ना बहुत सारे ब्रोंज टूल्स के ऊपर, पॉटरी के ऊपर, बैंगल्स, बोन्स, शेल्स, आइवरी, इन सब के ऊपर यहाँ पर आपको ये स्क्रिप्ट देखने को मिल जाती है। और साथ ही साथ ये हमें इतना पता है कि ये जो स्क्रिप्ट है ना ये बॉस्टोफिडेनिक स्टाइल में है। बॉस्टोफिडेनिक का मतलब कि पहले इसको लिखा जाता है राइट टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट टू राइट, इस तरह से स्टाइल में यहाँ पे लिखा जाता है। प्लस एट द सेम टाइम आप नोटिस कर पाओगे यहाँ पर न्यूमरल सिस्टम जो है वो डेसिमल सिस्टम के ऊपर बेस्ड है, जहां पर जो सेमी सर्कल है वो 10 को रिप्रेजेंट करते हैं, और सिंगल डाउन साइड या डाउनवर्ड स्ट्रोक आपके यूनिट को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सील होती हैं उनमें स्क्रिप्ट टॉप पे लिखी गई है, एनिमल मोटिव्स जो है वो सेंटर में है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि कहाँ से ये ट्रेड आया है, तो सारा का सारा उसका एक तरह से मोहर लगाने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। बाकी इनको एज अ ताबूत वगैरह भी इस्तेमाल, तावीज़ वगैरह के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, पर मेजर काम इनका यही था कि गुड्स को हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाएँ, उसको मार्क करने के लिए किया जाता है। बाकी इस तरह की जो आपके स्क्रिप्ट वगैरह हैं वो आपको मेसोपोटामिया में भी डिस्कवर हुई हैं, तो कहीं न कहीं ये दिखाता है कि दोनों देशों के बीच में किस तरह से अच्छे ट्रेड नेटवर्क्स हमें देखने को मिले हैं इन दी पास्ट। तो स्क्रिप्ट में बहुत सारे ह्यूमन्स की डिपिक्शंस, एनिमल्स, मिथिकल कैरेक्टर्स भी आपको देखने को मिल जाएँगे। तो कहीं न कहीं ऐसा भी हो सकता है कि कुछ रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी हो। बट दिक्कत यही है कि अभी तक हम इसको डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। इसका रीज़न पता क्या है? ज़्यादातर आपको जो इंडस वैली टेक्स्ट है ना, वो छोटे देखने को मिलेंगे, नॉर्मली 5 कैरेक्टर्स के। अब जो लॉन्गेस्ट टेक्स्ट है, वो एकमात्र जो है वो 26 कैरेक्टर्स का है। आप लोगों को कमेंट में एक चीज़ बतानी है कि लॉन्गेस्ट टेक्स्ट हमें कहाँ से मिला है? बाकी इसमें ना कोई बाइलिंगुअल टेक्स्ट नहीं मिला। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। लेट्स से मैं बोलता हूँ कि माय नेम इज़ ऋषभ, ठीक है ना? मैंने ऐसे एक लाइन बोली इंग्लिश के अंदर, यहाँ पे एक लाइन लिख दी, एंड एक मैंने हिंदी में भी नीचे लिख दिया कि मेरा नाम ऋषभ है, ठीक है ना? मैंने एक लाइन इस तरह से आपको हिंदी में भी यहाँ पे लिख के दे दी, ठीक है। अब इन दोनों को ना मैनेज करना आसान है, आप यहाँ से ये लाइन से ये डिसाइफर कर सकते हो कि अच्छा इसका मतलब ऐसे कुछ हुआ होगा, पर ऐसा बाइलिंगुअल टेक्स्ट हमें यहाँ पे कहीं देखने को नहीं मिलता। इजिप्शियन में था रोजेटा स्टोन, तो वहां पर वो पूरी की पूरी हमने स्क्रिप्ट को डिसाइफर कर लिया, पर ऐसा यहाँ पे इंडस वैली स्क्रिप्ट के रिगार्डिंग हमें नहीं देखने को मिलता। ये अपने आप में चैलेंज है। तो एक बार अगर हम इस स्क्रिप्ट को डिसाइफर करेंगे तो हमें बहुत सारे इंसाइट्स मिल पाएंगी उनकी लाइफ के रिगार्डिंग, प्लस इंडस वैली सिविलाइजेशन और तमिल द्रविडियन हेरिटेज का क्या आपस में कनेक्शन है उसके बारे में हमें आइडिया लग पाएगा। इनफैक्ट ना जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं एम के स्टालिन जी, उन्होंने $1 मिलियन का प्राइज भी रखा हुआ है जो इंसान इस स्क्रिप्ट को डिसाइफर कर देगा। हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग हमें क्लियर हो पाएगी, क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन वाकई में आर्यन सिविलाइजेशन से पहले था, उसको हम यहाँ पे कंफर्म कर पाएंगे, एंड साथ साथ एकेडमिक रिकॉग्निशन भी मिल पाएगा। अब पॉइंट ये आएगा हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं? डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ना यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करने जा रहा है। दुनिया भर के अंदर जितने भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट को डिसाइफर करने के लिए, वो सब इकट्ठा होंगे अगस्त 20 से लेकर अगस्त 22 के बीच में। डिस्कस करेंगे कि कैसे किया जा सकता है इंडस वैली स्क्रिप्ट को डिसाइफर, तो वो सारा डिस्कशन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी दोस्तों बात करें ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है एंड कौन सा गलत है। कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था एक था एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के बारे में, तो देखो ये बिल्कुल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया जाता है, दैट इज करेक्ट। घड़ियाल की अगर हम बात करें तो IUCN स्टेटस इसका क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ पे इनकरेक्ट बन जाएगा। बाकी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स की बात करें तो यहाँ पर आपको MIT पहले स्थान के ऊपर देखने को मिलता है, ना कि हार्वर्ड, तो ये स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पे इनकरेक्ट बन जाएगा। दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन, इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।